अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम वीक नंबर 5 पढ़ेंगे CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का, जिसके अंदर मॉड्यूल 52 से 65 तक है, यानी टॉपिक नंबर 52 से लेकर 65 तक हम पूरा कवर करेंगे। इसमें पहले 1 to 4 वीक तक वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। इसी प्लेलिस्ट में आपको साथ मिल जाएंगी, या आप चैनल पर सर्च कर लें। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक जो है अब प्रीवियस का और जो मिड टर्म का कोर्स होगा जब मुकम्मल होगा, मैं वो ऐड करता जाऊंगा हर वीडियो के अंदर प्रीवियस लिंक को। ठीक है, आए अब हम शुरू करते हैं कि मॉड्यूल 52 है क्या। मॉड्यूल 52 है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, प्रोसेस एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही सेक्शन चल रहा है जो पिछले लेक्चर के अंदर स्टार्ट हुआ था। कोऑर्डिनेटिंग मशीन एक्टिविटी, हाउ ओएस कोऑर्डिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और ओएस इटसेल्फ। कैसे अपने साथ खुद कम्युनिकेट करता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के साथ करता है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ करता है, ये हमने अब पढ़ना है। उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है प्रोग्राम वर्सेस प्रोसेस। प्रोग्राम और उसका क्या फ़र्क है। प्रोग्राम होता है जो आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसको कोडिंग की फॉर्म में, प्रोग्रामिंग की फॉर्म में आप कंप्यूटर को बना के देती हो कि ये प्रोग्राम है। उसके अंदर छोटे छोटे आपके प्रोसेसेस होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिन प्रोसेसेस को रन कर रहा है। पूरे प्रोग्राम को ऑन द होल तो वो रन कर ही रहा होता है, लेकिन उस प्रोग्राम को रन करने के लिए उसके छोटे छोटे उसमें प्रोसेसेस होते हैं, उनको रन करता है तो वो पूरा प्रोग्राम एक रन होता है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है प्रोग्राम वर्सेस प्रोसेस का। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोग्राम एंड द एग्जीक्यूट एंड एक्टिविटी ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम। तो एक्टिविटी ऑफ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम क्या है, उसके अंदर जितने प्रोसेस हैं उनको बारी बारी एग्जीक्यूट करना, रन करना। और वो कैसे रन होंगे, वो स्टैटिक है या डायनेमिक है, जिस तरह भी है, वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का मसला होता है वो कैसे रन करता है। स्टैटिक वो होते हैं जो सेम रहते हैं, उन्होंने उनको जितनी मेमोरी और जितना प्रोसेसर असाइन हुआ है वो उतना ही रहेगा। लेकिन कुछ डायनामिक प्रोसेसेस होते हैं जिनको ज़्यादा चाहिए होते हैं। समटाइम उनको प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा चाहिए, समटाइम कम चाहिए, तो वो डायनामिक एक्टिविटीज़ होती हैं, डायनामिक प्रोसेसेस होते हैं। अच्छा, प्रोसेस की स्टेट क्या होती है। द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर हमने पहले पढ़ा था कि उसके अंदर वो वैल्यू पड़ी होती है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है। फिर वैल्यूज इन द अदर सीपीयू रजिस्टर, बाकी सीपीयू रजिस्टर में कौन सी स्टेट होगी, यानी कि वो स्टार्ट होना है, रेडी होना है, वेट होना है, प्रोसेस की स्टेट क्या होगी, ये पड़ी होगी वैल्यूज इन सीपीयू रजिस्टर। वैल्यूज इन एसोसिएटेड मेमोरी सेल, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। मेमोरी सेल के अंदर उसकी वैल्यू क्या होती है। स्नैप शॉट ऑफ मशीन एट पर्टिकुलर टाइम, उस वक़्त मशीन का क्या स्टेट है, कितने प्रोसेसेस रन कर सकती है, कितनी देर के अंदर, कितना टाइम चाहिए, ये सारा प्रोसेस स्टेट के अंदर आता है। प्रोसेस, द एक्टिविटी ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम अंडर द कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉन एज प्रोसेस। ये बात मैंने आपको समझाई। एसोसिएटेड विद द प्रोसेस इज द करंट स्टेट ऑफ एक्टिविटी कॉल्ड द प्रोसेस स्टेट। तो चीज़ मैंने आपको समझाई कि करंट स्टेट ऑफ एक्टिविटी क्या होती है, या वो स्टार्ट है, ये स्टॉप है, या वो एग्जीक्यूट हो रही है, ये उसकी प्रोसेस स्टेट है। हम ये पीछे पढ़ चुके हैं, उसी को वो आगे ये आपका कॉन्सेप्ट जो है वो उसको यूज़ करके आगे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, अब आइए मॉड्यूल 53 के ऊपर, प्रोसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वही कंटिन्यू हो रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसके अंदर एक है प्रोसेस टेबल। टू कीप द ट्रैक ऑफ प्रोसेसेस द शेड्यूलर मेंटेन अ ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन इज मेमोरी इज कॉल्ड प्रोसेस टेबल। प्रोसेस टेबल होता है जिसके अंदर वो सारी स्टेट्स पड़ी होती हैं कि कौन सी स्टेट में प्रोसेस इज़ रेडी, इफ़ इट इज़ इन एक्टिव स्टेट विच इट्स प्रोग्रेस कैन कंटिन्यू, यानी वो एक रेडी स्टेट का है, यानी वो एग्जीक्यूट हो सकता है। इट इज़ वेटिंग इफ़ द प्रोग्रेस इज करंटली डिले अंटिल सम एक्सटर्नल इवेंट आर अकर्ड सच एज कंप्लीशन ऑफ मैन स्टोरेज ऑपरेशन, यानी वो ये वेटिंग का ये होता है
कि अगर एक बार में दूसरे या मल्टीपल प्रोसेसेस, मल्टी प्रोग्रामिंग है या बैच प्रोसेसिंग है, वो वेटिंग वो स्टेट होती है प्रोसेस की या एक्टिविटी की, जिसमें वो क्यू के अंदर लग जाता है कि अभी बाकी प्रोसेसेस कंप्लीट होंगे, फिर ये मुकम्मल होगा, फिर ये रेडी स्टेट में जाएगा और फिर ये एक्टिव होगा। टाइम स्लाइस एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, टाइम स्लाइस, डिवाइडिंग द टाइम इनटू शॉर्ट सेगमेंट, ईच कॉल्ड टाइम स्लाइस, टिपिकली मेजर्ड इन मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड। मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर ये यूज़ होता है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है इधर, प्रोसेस स्विच, द प्रोसीजर ऑफ चेंजिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर इज कॉल्ड अ प्रोसेस स्विच। यानी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के अंदर जाना या उसी प्रोसेस में कोई चेंजेस करना, यानी उसमें कोई अपडेशन करनी है, मॉडिफिकेशन, उसको प्रोसेस स्विच कहते हैं। ठीक है, हम ये दो चीज़ें, तीन चार चीज़ें हैं, ये हम यूज़ करते हैं। आपका बेसिकली ये कोई वही कॉन्सेप्ट चल रहा है प्रोसेस स्टेट का, प्रोसेस के बारे में कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। लाइक हमें ये एग्जांपल दी है मल्टी प्रोग्रामिंग बिटवीन प्रोसेस ए एंड बी। पहले वो ए था, वो बी में गया, बी से वापस ए में गया, ए से इस तरह जो है वो बीच में इंटरप्ट है। इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट भी अभी हम आगे पढ़ने लगे हैं कि इंटरप्ट क्या चीज़ होती है। ये बेसिकली मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर होता है कि आप यहाँ प्रोसेस ए और बी से कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है। ये बेसिकली आप को वही प्रोसेस को बार बार आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, कोई काफ़ी बड़ा ह्यूज प्रोसेस हो उस काम के अंदर, यानी दो, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, दूसरा एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। थोड़ी देर प्रोसेसर प्रोसेस ए को साइन हुआ, उसने काम कर लिया, अगर वो उसका भी यूज़ नहीं हो रहा, यूज़र ने अभी दूसरा प्रोसेस चला दिया है या उसको उसका टाइम हो गया कि दूसरा प्रोसेस चल जाए, तो टाइम स्लाइस उसका टाइम सेगमेंट बना होगा, टाइम छोटा करके दूसरे प्रोसेस को चला देंगे उसी टाइम में। मीन टाइम में यही बेसिकल मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है कि वो एक वक्त में चलाता तो एक ही प्रोसेस को है, लेकिन वो टाइम स्लाइस करके छोटे छोटे टाइम इंटरवल पे चलाता है। ए को चलाया, फिर थोड़ी देर बी को चलाया, फिर ए को चलाया, बी को चलाया, ताकि जो चीज़ यूज़र को चाहिए, जिस वक्त चाहिए, वो उस वक्त उसको एफिशिएंटली जो है वो चीज़ होके मिले। ठीक है, इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। ईच टाइम डिस्पैचर अवार्ड्स अ टाइम स्लाइस टू प्रोसेस, इट्स इनिशिएट अ टाइमर सर्कल दैट विल इंडिकेट दैट द एंड ऑफ स्लाइस बाय जनरेटिंग ए सिग्नल कॉल्ड अ इंटरप्ट। इंटरप्ट एक सिग्नल होता है, वो उसको बताता है कि डिस्पैचर के अब टाइम स्लाइस का वक्त आ गया, यानी ये प्रोसेस को इंटरप्ट करना है, रोकना है। इंटरप्शन होता है ना इंग्लिश में वर्ड इंटरप्शन, किसी चीज़ को इंटरप्ट करना, रोकना, ये वही कॉन्सेप्ट है। इंटरप्ट करना कि भाई रुको, यहाँ पर रुको, दूसरे प्रोसेस को चलाओ, स्विच करो प्रोसेस को। इंटरप्ट हैंडलर इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, विच इज स्टोर एट द प्री डिटरमाइंड लोकेशन इन मेन मेमोरी। और इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन द सीपीयू रिसीव्स एन इंटरप्ट सिग्नल, जब उसे सीपीयू को एक रिसीव सिग्नल मिलता है तो ये कंप्लीट करता है करंट मशीन साइकिल को एक। ठीक है, सेव विद पोजीशन इन द करंट प्रोसेस, अपनी जो स्टेट होता है उसको करंट प्रोसेस में सेव कर लेता है एंड बिगिन एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम। ये बेसिकली इंटरप्ट हैंडलर होता है। इंटरप्ट को हैंडल करने का ये तरीका है कि वो अपनी स्टेट को सेव कर लेता है। ठीक है, इंटरप्ट आया, इंटरप्ट कहाँ पर उसने कहा कि ये प्रोसेस ए को रोकना है, वो उसकी स्टेट को सेव कर लेता है कि प्रोसेस ए कहाँ पर रुका है, वो क्या काम कर रहा था प्रोसेस जो है जिस वक्त उसको रोका गया, जिस वक्त इंटरप्ट आई है। तो इंटरप्ट हैंडलर एक बीच में प्रोग्राम होता है जो कि वो उसकी करंट स्टेट को सेव कर लेता है उसी उसी प्रोसेस के अंदर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप फर्दर रीड करें, इसमें कोई और इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, हैंडलिंग कंप्लीशन बिटवीन प्रोसेसेस, एन इम्पोर्टेंट टास्क एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ये होता है कि एलोकेशन ऑफ मशीन रिसोर्सेज टू द प्रोसेस इन द सिस्टम। ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं ऊपर से ये लाइन कि हमने रिसोर्सेज असाइन कर रहे हैं हम प्रोसेस को। प्रोसेसेस, प्रोसेस 1 है, 2 है, 3 है, ABC हम ऊपर डिनोट कर रहे हैं, हम किस तरह भी डिनोट कर सकते हैं उसको रिसोर्स असाइन। प्रोसेसर बेसिकली इटसेल्फ
ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि आपको जो प्रोसेसर है, रैम है, वो प्रोसेस को असाइन करना। हमने ऊपर पढ़ा भी था कि फाइल मैनेजर में आप फाइल मैनेज करते हो, मेमोरी मैनेजमेंट में आप मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो वो कैसे करता है? वो बेसिकली रिसोर्स ही है ना, उसको रिसोर्स ही दी जाती है कि आपको ये इतनी एनर्जी दी जा रही है, इतनी ताकत दी जा रही है कि इस प्रोसेस को करो। तो वो कैसे होता है? फाइल मैनेजर एलोकेट एक्सेस टू द फाइल। फाइल मैनेजर एलोकेट करता है एक्सेस, फाइल्स को एक्सेस। मेमोरी मैनेजर एलोकेट करता है मेमोरी स्पेस। शेड्यूलर एलोकेट द स्पेस इन द प्रोसेस टेबल। और डिस्पैचर एलोकेट द टाइम स्लॉट्स। ये चार मेन रिसोर्सेज का तरीका साइन करने का। रिसोर्स एलोकेशन कैसे होती है आगे? सच रिसोर्स एलोकेशन लुक्स क्वाइट सिंपलर. However, it is not straightforward. Machine does not think about itself. It's you who can or cannot design reliable OS. अब यहाँ ये बात क्या कह रहा है? आपने ही खुद वो कंप्यूटर मशीन जो है वो इटसेल्फ असाइन नहीं करती। हमने एफिशिएंट फाइल मैनेजर बनाया हुआ है, मेमोरी मैनेजर बनाया है, शेड्यूलर बनाया है, डिस्पैचर बनाया है ओएस में। तो वो उस हिसाब से उस प्रोसेसेस को मैनेज करता है। हमने वो खुद से कोई प्रोसेस नहीं कर सकता स्टार्ट, किसी प्रोसेस को रिसोर्स असाइन नहीं कर सकता। अब रिसोर्स एलोकेशन के कुछ इश्यूज हैं जो कि हम आगे पढ़ने लगे हैं। व्हाट इफ़ टू प्रोसेस डिमांड द सेम रिसोर्स एट वन टाइम? अच्छा, एक रिसोर्स है, उसको 10% प्रोसेसर चाहिए, दूसरी को भी 10% चाहिए, और उस वक्त अवेलेबल भी सिर्फ 10 है, तो क्या होगा? ये वो कहना चाह रहा है। व्हाट इफ़ टू प्रोसेसेस डिमांड द सेम रिसोर्सेज एट वन टाइम? What if the process A is utilizing a resource 1 and waiting for resource 2, while process B is using resource 2 and waiting for resource 1? ये भी उसी तरह एक और एग्जांपल दे दिया उसने कि अगर प्रोसेस A रिसोर्स 1 यूज़ कर रहा है और वेट कर रहा है कि उसे और चाहिए, उसे और 10% और पावर चाहिए प्रोसेसर की, और जो प्रोसेस B है वो ऑलरेडी वो 10% पावर जो पड़ी हुई है वो उसे यूज़ कर रहा है, वो वेट कर रहा है कि उसको भी प्रोसेस 1 की पावर मिले। तो ये तो मसला पड़ गया ना, वो दोनों ही प्रोसेस हॉल्ट होकर खड़े हो जाएंगे। कंप्यूटर में इसमें एक टर्म बोली जाती है हाल्ट। हाल्ट का मतलब होता है रुक जाना, सडन वो इसी स्टेट में आके हॉल्ट हो जाए दोनों चीज़ें। सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम अब हम अगले मॉड्यूल में डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें सेमोफोर्स एक टर्म बोली जाती है जो कि एक वेरिएबल है, ठीक है। वो करता ये है, इसके अंदर एक सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है, टेस्ट एंड सेट एक अप्रोच यूज़ होती है कि उस चीज़ को टेस्ट करो कि वो इसमें क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है एक चीज़, हम वो भी पढ़ेंगे कि प्रोसेस को पहले टेस्ट कर लो और फिर उसकी इंस्ट्रक्शन सेट करो उसको। टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन दैट इज अवेलेबल इन मैनी मशीन लैंग्वेजेस। दिस instruction direct the CPU to retrieve the value of flag, not the value received, and then set the flag all within a single machine instruction. Flag basically वही वो कह रहा है कि उसको ग्रीन टिक लगा दे कि इसको इतनी इंस्ट्रक्शन चाहिए, सॉरी इसको इतनी रिसोर्सेज चाहिए, इसको वो टेस्ट करे पहले कि ये इतनी रिसोर्सेज में चल सकता है, इसको 10% पावर चाहिए, 15% चाहिए, 20% चाहिए, 5 रिसोर्सेज 10% की चाहिए या 10 पॉइंट की चाहिए, जो भी आप एक एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए ले लें। रिसोर्स 1 चाहिए, 5 रिसोर्सेज चाहिए, 20 रिसोर्सेज चाहिए, कितनी चाहिए एक प्रोसेस को, इस प्रोसेस को वो टेस्ट करता है सेमोफेयर्स में, और उसको असाइन करता जाता है सिग्नल कि भाई इसको इतनी रिसोर्सेज चाहिए। वो कैसे करता है? वही हम क्रिटिकल रीजन को पढ़ते हैं, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कैसे करता है। Corresponding to the section of track that can contain only one train at a time in a sequence of instructions that should be executed by only one process at time. यानी एक ट्रेन एक वक्त में, अब ट्रैक है उस पर सिर्फ एक ट्रेन ही चल सकती है, ऐसा तो नहीं हो सकता एक ट्रेन पीछे चल रही है उसके पीछे दूसरी चल रही है। वो एक ही ट्रेन होती है और वो उस ट्रैक के ऊपर चल रही होती है, वन प्रोसेस एट अ टाइम। सच अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड क्रिटिकल रीजन। इसको क्रिटिकल रीजन कहते हैं।
यहाँ ऐसा भी नहीं हो सकता कि आगे से एक ट्रेन आ जाए। इसमें सेमोफेयर्स में क्रिटिकल रीजन होता है जिसमें वो एक ही प्रोसेस को एक वक्त में उस पे रहने दे सकता है, मल्टीपल प्रोसेसेस को नहीं। क्योंकि हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गई थी कि जैसे हमने पीछे पढ़ा था रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम के अंदर, कि वो दोनों को वेट करने के स्टेट में आ गए थे, दोनों प्रोसेस ही वेट में आ गए थे। इसको करने के लिए हम उसको एक क्रिटिकल रीजन में ले जाते हैं, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम होती है। ये आप डिटेल में इसका अगले ऑपरेटिंग सिस्टम के सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे कि इसमें और काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए होती है। इसमें सिर्फ एक और टॉपिक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, द रिक्वायरमेंट दैट only one process at time can be allocated to execute a critical region is known as mutual exclusion। यानी उसका कहने का मतलब ये है कि ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये होता है कि वो आपको किसी और की तरफ नहीं जाने देगा। वो एक प्रोसेस एलोकेटेड टू एग्जीक्यूट अ क्रिटिकल रीजन, उस क्रिटिकल रीजन के अंदर ही उसको एग्जीक्यूट होने देगा, किसी और प्रोसेस को नहीं आने देगा उधर। अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसकी एग्जीक्यूशन को उसको 5 रिसोर्सेज चाहिए, तो वो उधर ही असाइन करेगा। उस किसी और प्रोसेस को कोई भी रिसोर्स तब तक असाइन नहीं करेगा जब तक वो प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो जाएगा, वो क्रिटिकल रीजन के अंदर है। इसका मतलब ये है कि उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, उस प्रोसेस को पहले मुकम्मल होना है। तो ये सेमोफेयर सॉल्यूशन है एक, कि उस ये बेसिकली ये टेस्टिंग का ही पार्ट है सेमोफेयर का, कि वो उसको टेस्ट करता रहता है, करके उसको इंस्ट्रक्शन साइन कर देता है कि इसको इतनी इंस्ट्रक्शन 5 रिसोर्सेज चाहिए, 10 चाहिए, ये क्रिटिकल रीजन प्रॉब्लम है। तो हम इसको जब ये एग्जीक्यूट हो रही है तो फिर कोई किसी और को नहीं होने देगा, वो सिर्फ इसी को होने देगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसी चीज़ के ऊपर जो हमने पीछे पढ़ी थी प्रॉब्लम, कि अब इससे डेड लॉक एक टर्म होती है कि डेड लॉक हो जाती है। अनदर प्रॉब्लम दैट कैन अराइज ड्यूरिंग अ रिसोर्स एलोकेशन इज अ डेड लॉक, द कंडीशन इन विच टू और मोर प्रोसेसेस आर ब्लॉक्ड फ्रॉम प्रोग्रेसिंग बिकॉज ईच इज वेटिंग फॉर रिसोर्सेज दैट इज एलोकेटेड टू अनदर। बेसिकली वो डेड लॉक में ही थे जब दोनों ही वेटिंग स्टेट में है। सेमोफेयर से और ज़्यादा डेड लॉक क्रिएट होता है, क्योंकि जब तक वो एक मुकम्मल नहीं होगा, बड़ा प्रोसेस, प्रायोरिटी वाला प्रोसेस, वो दूसरे को, किसी भी प्रोसेस को नहीं चलने देगा, तो वो और ज़्यादा डेडलॉक प्रोसेस बन जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर इसको डेडलॉक को कैसे रिजॉल्व करना है और इसको कैसे ठीक करेंगे, हम आगे कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। पहले हमारे पास एक फॉर्किंग कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसमें है कि सिस्टम इन विच प्रोसेसेस आर अलाउड टू क्रिएट न्यू प्रोसेसेस एन एक्शन कॉल्ड फॉर्किंग। यानी उन प्रोसेस को आगे सब प्रोसेस बनाने की इजाज़त दे दी जाती है अगर वो बड़ा प्रोसेस है। अभी मैं बता रहा हूँ, आपने परफॉर्म सब टास्क आगे लिखा है, टू परफॉर्म सब टास्क, यानी अब वो बड़ा प्रोसेस था, उसको 5 या 10 रिसोर्सेज साइन हो चुकी हैं और वो क्रिटिकल रीजन में है। ठीक है, अब बाकियों को तो फिर वो बाहर बाहर ही पड़े रहेंगे, वो तो वेट में ही पड़े रहेंगे, इसीलिए उस प्रोसेस को तोड़ के छोटा कर दिया जाता है ताकि उसमें भी सब प्रोसेस बन जाए। उसमें जो प्रायोरिटी वाला ज़्यादा था उसको पहले कर लेंगे, जो कम वाला था उसको छोड़ के दूसरों को असाइन कर देंगे रिसोर्सेज। इससे ज़्यादा एफिशिएंटली काम हो जाएगा और हमारा डेडलॉक भी जो है वो नहीं होगा, डेडलॉक से जो है हम बच जाएंगे। यहाँ पर ये कुछ लाइनें पढ़नी ज़रूरी हैं। देयर इज़ अ कंप्लीशन फॉर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज। नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज के लिए कंप्लीशन जो है हो सकता है, द रिसोर्सेज आर रिक्वेस्टेड ऑन अ पार्शल बेसिस। रिसोर्सेज जो है वो पार्शल बेसिस पर रिक्वेस्ट होती है। दैट इज हैविंग रिसीव सम रिसोर्सेज, अ प्रोसेस विल रिटर्न लेटर टू रिक्वेस्ट मोर। यही बात मैंने आपको समझाई है। वंस अ रिसोर्स हैज बीन एलोकेटेड इट कैन नॉट बी फोर्सबली रिट्रीव्ड। जब सब टास्क असाइन हो जाएंगे, सब सब प्रोसेस बन जाएंगे, तो वो जब
एक रिसोर्स जब साइन हुई, वो उस प्रोसेस कंप्लीट हुआ, वो सारी दूसरे को साइन हो जाएगी, तीसरे को साइन हो जाएगी, चौथे को साइन हो जाएगी। अगर वो सब टास्क में हो रही है तो वो हर सब टास्क को जो प्रायोरिटी वाला ज़्यादा है उसको साइन होके वो मुकम्मल करके दूसरे पे चली जाएगी। और वो, लेकिन एक और बात है कि जब एक दफ़ा वो रिसोर्स, ये लिखा है वंस अ रिसोर्स हैज़ बीन एलोकेटेड इट कैन नॉट बी रिट्रीव फोर्सली, उसको ज़बरदस्ती जो है वापस नहीं ला सकते। ठीक है, एक दफ़ा जब वो साइन हो गई, जिस प्रोसेस को रिसोर्स साइन हो गई, ज़बरदस्ती उसे बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये हमारा डेडलॉक का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर डेडलॉक अवॉइडेंस की कुछ एक स्कीम की एग्जांपल भी दी हुई है। लाइक इसके अंदर एक एग्जांपल दी हुई है, इफ़ एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र हिज और हर पावर एज सुपर यूज़र कैन रिमूव, द टेक्निकल टर्म इज सम ऑफ द प्रोसेसेस। ये बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लिनक्स। लिनक्स के अंदर आप एक सुपर यूज़र आप असाइन कर देते हो। सुपर यूज़र यानी जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो आपका पूरे वो उसको लिनक्स को एडमिन कर रहा है, आप सिंपल बीच में एक यूज़र हो। अगर किसी यूज़र ने ऐसा प्रोसेस चला दिया है जो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज ले रहा है और लंबे देर तक चलना है, तो वो सुपर यूज़र के पास ऑप्शन होती है किल करने की। उसको वो प्रोसेस को किल कर देता है या हाल्ट कर देता है वक्ती तौर पे, वो कर सकता है, ताकि डेड लॉक को बचाने के लिए वो वार्निंग देना शुरू हो जाता है प्रोसेस को। अब मॉडर्न प्रोसेसर जो है वो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम सॉरी, उनके पास उनके अंदर टेक्निक ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि अगर डेडलॉक आने लगे, वो उससे पहले ही वार्निंग देता है कि ये फ़लाँ प्रोसेस जो है ये बहुत देर से यूज़ में है, ये जो है डेडलॉक हो सकता है। तो उसके लिए वो उसको इट सेल्फ तो किल नहीं करता, वो यूज़र को बता देता है, सुपर यूज़र को, कि ये अब प्रॉब्लम आ रही है तो अब इस प्रोसेस को किल कर दो। एक कॉन्सेप्ट है स्पूलिंग, द टेक्निक ऑफ होल्डिंग डाटा फॉर द आउटपुट एट द लेटर बट मोर कन्वीनियंट टाइम इज कॉल्ड स्पूलिंग। यानी डाटा को होल्ड करना आउटपुट के लिए बाद में देखने के लिए, बट फॉर मोर कन्वीनियंट टाइम इज कॉल्ड, यानी बेहतर टाइम, कन्वीनियंट टाइम होता है अच्छे टाइम के लिए। ये भी एक आप डेफिनेशन है, पूछी जा सकती है पेपर के लिए। इम्पोर्टेंट यही है कि डेडलॉक क्या है, वो पूछ सकते हैं डेडलॉक की डेफिनेशन क्या है, कोई डेडलॉक की एग्जांपल दे दें। इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम में अब सिक्योरिटी अटैक फ्रॉम आउटसाइड, अकाउंट्स आर एस्टेब्लिश बाय पर्सन नॉन एज सुपर यूज़र और एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू बनता है। द पर्सन गेन अ हाईली प्रिविलेज एक्सेस टू ऑपरेटिंग सिस्टम बाय आइडेंटिफाइंग हिम और हरसेल्फ एज एडमिनिस्ट्रेटर। वही मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि लिनक्स के अंदर या विंडोज़ के अंदर भी ये ऑप्शन होती है एडमिनिस्ट्रेटर की, सुपर यूज़र की। हर चीज़ की अथॉरिटी उसके पास है कि वो जिस यूज़र को जो चीज़ असाइन करना चाहता है, जितनी पावर देना चाहता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर यानी सुपर यूज़र के हाथ में होती है। ठीक है, यहाँ पर एक लिखा हुआ है, ये टर्म भी आप देख लें, द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन देन यूज़ दिस इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग ईच लॉगिन प्रोसीजर, अ सीक्वेंस ऑफ ट्रांजेक्शन इन विच यूज़र एस्टैब्लिश इनिशियल कॉन्टैक्ट विद द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंट्रोल एक्सेस टू द सिस्टम। अब ये अकाउंट से एक टर्म लिखी हुई है, जो वही मैं आपको बात समझा रहा था। एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो यूज़र का अकाउंट एक क्रिएट करता है और उसको लॉगिन डिटेल देता है। लॉगिन प्रोसीजर के बाद उसकी सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं यूज़र की, कि वो क्या क्या कर रहा है, और उसको पहले ही जब एडमिनिस्ट्रेटर उसको क्रिएट करता है तो उसको बता देता है कि ये काम यूज़र कर सकता है, इतना एक्सेस है यूज़र के पास, इसके बाद वाला यूज़र के पास नहीं है। ठीक है, अभी ये मैं आपको कॉन्सेप्ट इसको समझाता हूँ कि ये क्यों पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर, from this lofty, the administrator is also able to monitor the activity within the computer system in an effort to detect the destructive behavior, whether the malicious or accidental. To assist in this regard, numerous software utility called auditing software have been developed that record and then analyze the activity taking place within the computer system. ये भी है क्या चीज़ है, ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर क्या कह रहा है वो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है
कि ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं कि जो यूज़र की जो एडमिनिस्ट्रेटर ने यूज़र क्रिएट करके उनको दे दिया कि ये लो जी काम करो। अब वो कोई ऐसी हार्मफुल एक्टिविटी ना कर पाएँ, कोई ऐसा डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर उनका अगर कोई हो जाए, कोई ऐसी फ़ाइल डाउनलोड कर लें बाय मिस्टेक ऐसी कोई फ़ाइल डाउनलोड कर लें कि जिससे कंप्यूटर को कोई इंटरनली नुकसान हो सकता हो, या कोई गेम इंस्टॉल कर लेते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं जिसके अंदर वायरस हो, ऐसी एक्टिविटी को नोट करने के लिए वो चीज़ें यूज़ होती हैं। ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर वो बताता है कि भाई यहाँ पर ऐसी चीज़ कोई इंस्टॉल हुई है। ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर में एक्सपोज अ फ्लड ऑफ अटैम्प्ट टू लॉग इन यूजिंग इनकरेक्ट पासवर्ड। ये भी एक चीज़ है कि आप बार बार लॉग इन इनकरेक्ट पासवर्ड से करो तो ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर पकड़ लेता है कि भाई ये कोई अननोन यूज़र आया है, इंडिकेटिंग दैट अनऑथराइज यूज़र मे बी ट्राइंग टू गेन एन एक्सेस टू कंप्यूटर। ये आउटसाइड अटैक है। अब यही चीज़ आ रही है, आउटसाइड अटैक की बात आपको समझ आना शुरू हुई होगी कि ये क्या है। हैकिंग अटैम्प्ट को भी कह सकते हैं, कोई हैकर अटैम्प्ट करके किसी शब्द यूज़र के ऊपर जो है वो कई लॉगिन डिटेल ले लेता है और कोई ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है, तो एडमिनिस्ट्रेटर को कैसे पता चलेगा सेल्फ, नहीं ना पता चल सकता। तो वही एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। बेसिकली ये एंटीवायरस की ही एक आप कह सकते हैं कि एक उसी की ब्रांच आती है। अनदर कल्प्रिट दैट ऑडिटिंग सिस्टम आर डिजाइन टू डिटेक्ट इज द प्रेजेंस ऑफ स्निफिंग सॉफ्टवेयर विच इज अ सॉफ्टवेयर दैट when left running on the computer record the activity and later report to the would be intruder। अब ये स्निपिंग सॉफ्टवेयर भी स्निफिंग वो ये काम करता है कि वो सेम उसने काम करना है ऑडिटिंग वाले का, उसने भी रिकॉर्ड करना है जो कि यूज़र कर रहा है। यूज़र को नहीं पता, यूज़र तो अपना काम कर रहा है ना सिस्टम में, अपना पासवर्ड लगाया उसने, अपना यूज़र देखा, सब कुछ किया, उसने लॉगिन करके जो काम किया वो सारा स्निपिंग सॉफ्टवेयर अगर वो पीछे चल रहा है तो वो सारा कुछ रिकॉर्ड करके इंट्रूडर यानी अननोन जो हैकर है जो भी है, जो इसमें इंफॉर्मेशन हैक करना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है, वो उसको सारी चीज़ें भेजेगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर आप देख लें, नोट कर लें, ये पेपर में आ जाता है। ठीक है, ये इसमें कुछ और बातें भी होंगी, वो भी मैं आपको थोड़ी सी हाईलाइट कर देता हूँ कि जो लिनक्स में जिस चीज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ वो इस मामले में ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर, एज़ कम्पेयर टू विंडोज़। उसमें ज़्यादा जो है वो बेहतर सिक्योरिटी है और बेहतर इस तरह के ऑडिटिंग टूल मौजूद है। एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ में इतने ऑडिटिंग टूल मौजूद नहीं हैं इस तरह के, वो आपको खुद से क्रिएट करने पड़ते हैं या डाउनलोड करने पड़ते हैं। लिनक्स के अंदर पहले से ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो आपको इस चीज़ की एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आगाही कर देता है, या एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप यूज़र की एक्टिविटी को खुद से भी मॉनिटर कर सकते हो ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर के अलावा। विंडोज़ में ऐसी चीज़ें बहुत कम होती हैं, आपको एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर ही यूज़ करने पड़ते हैं। अच्छा, इन साइड से अब तो ये वो तो बात होगी ना, बाहर से कोई अटैक कर रहा है तो उसको कैसे रोकना है और क्या उसके अंदर चीज़ें हैं। अब इन साइड अटैक क्या होता है? CPU for multi-programming system are designed to operate in one or two privilege level. We will call a privilege mode. The other we call a non-privilege mode. When in privilege mode, the CPU is able to execute all the instructions in its machine. However, when in non-privilege mode, the list of acceptable instruction is limited. ठीक है, the instruction that are available in privilege mode are called privilege instruction। अब ये बात क्या कर रहा है, privilege क्या होती है, नॉन प्रिविलेज क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर ने यूज़र को दो तरह के प्रिविलेज में साइन किया होता है। यहाँ तो वो प्रिविलेज आपका वो प्रिविलेज मोड में होता है, यानी उसके पास एक्सेस होता है काफ़ी सारी कोर चीज़ों का, सिस्टम की कोर सॉफ्टवेयर का यू होता है, ठीक है, एक्सेस होता है। और नॉन प्रिविलेज मोड के अंदर उसके पास एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स नहीं होते, वो एक नॉर्मल यूज़र है, वो एक लिमिटेड लेवल तक रह सकता है। ठीक है, यानी वो फिर मैं आपको लिनक्स की तरफ लेके जाऊंगा, उससे आपको समझ आएगी। यहाँ विंडोज़ में भी ऑप्शन होती है, हर फाइल की एक परमिशन होती है, यहाँ वो खुल सकती है, यहाँ वो चेंज हो सकती है, यहाँ वो मूव की जा सकती है, अपडेट की जा सकती है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाई जा सकती है।
अब चीज़ अगर प्रिविलेज मोड में, यूज़र अगर प्रिविलेज मोड में नहीं ना होगा, वो उसको चीज़ों को इधर से उधर नहीं लेके जा सकता, या वो चीज़ें इधर से उधर अगर कोई बाहर से अटैक करता है या इनसाइड से बाहर लेके जाने की कोशिश करता है, अगर वो प्रिविलेज मोड का इसके पास एक्सेस नहीं होगा, वो फाइल को यहाँ से बाहर नहीं लेके जा सकता। अगर उसके पास होगा तो वो लेके जा सकता है, अगर उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट हैं प्रिविलेज मोड के अंदर है तो वो फिर ले जाएगा। तो ये वो द इंस्ट्रक्शन दैट आर अवेलेबल ओनली प्रिविलेज मोड आर कॉल्ड प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन, वही प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन उसके पास होती हैं। आप एग्जांपल देख लें, प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन इंक्लूड इंस्ट्रक्शन दैट चेंज द कंटेंट ऑफ मेमोरी लिमिट रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्शन दैट चेंज द करंट प्रिविलेज मोड ऑफ सीपीयू। An attempt to execute a privileged instruction when the CPU is non-privileged mode cause an interrupt. This interrupt converts the CPU to privileged mode and transfer the control to an interrupt handler within the operating system. अब वो यहाँ ये क्या बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि प्रिविलेज मोड के अंदर आप मेमोरी लिमिट रजिस्टर के किसको कितनी असाइन करनी है, इंस्ट्रक्शन दैट चेंज द करंट प्रिविलेज मोड ऑफ सीपीयू, वो किसी का भी किसी फाइल का, किसी फोल्डर का, किसी चीज़ का प्रिविलेज मोड जो है वो चेंज कर सकता है, उसकी परमिशन चेंज कर सकता है, तो उसको कोई भी एक्सेस कर ले, बाहर से एक्सेस कर ले कोई, उसको इतना एक्सेसिबल बना दे कि आपके कंप्यूटर से कोई और आके एक्सेस कर ले। तो ये इनसाइड बेसिकली चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें आउटसाइड और इनसाइड एक ही चीज़ से मिलती जुलती बातें हैं, कोई नई बात नहीं है। यहाँ मैं आपको यहाँ से रीड आउट करके थोड़ा सा समझाता हूँ ताकि आपको और एक बार एलेबोरेट हो जाए। वंस एन इंट्रूडर और परहैप्स एन ऑथराइज यूजर विद अ मैलिशियस इंटेंट गेन एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम, यानी एक इंट्रूडर ने कंप्यूटर को एक्सेस कर लिया, द नेक्स्ट स्टेप इज यूजली टू एक्सप्लोर, वो एक्सप्लोर करेगा लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन और इंटरेस्ट फॉर प्लेसेस टू इंसर्ट अ डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर। वो चाहेगा कि अब उसको एक्सेस हो गया, अब वो डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर रखने की कोशिश करेगा। दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस इफ द फ्लोरर यानी वो इंट्रूडर हैज़ गेन एक्सेस टू एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट विच इज़ वाई एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड इज क्लोजली गार्डेड। अगर उसने वो एडमिनिस्ट्रेटर का ले लिया, इफ हाउएवर इज एक्सेस टू अ जनरल यूजर अकाउंट it become necessary to trick the operating system into align the intruder to reach beyond the privilege grant to the user। ठीक है, यहाँ तक वही बात समझ आई कि जो मैं आपको समझा रहा था कि जब बंदा बाहर से अंदर आ गया, उसने आउटसाइड अटैक को किस तरह कर लिया कि वो इनसाइड आ गया है। अब उसने वो पहले तो देखना है कि एडमिनिस्ट्रेटर का कहीं से मुझे डिटेल मिल जाए यूज़र के अंदर से। अगर तो वो उसे एक्सेस नहीं कर पाया, अगर तो वो एक्सेस कर गया तो वो तो पूरा सिस्टम हैक कर देगा, उसके पास सारी डिटेल आ जाएगी कि वो कहाँ से किस चीज़ को रिट्रीव करना है, कहाँ पर कौन सी फाइलें पड़ी हुई हैं, कौन सी चीज़ें प्रिविलेज मोड में है, कौन सी नॉन प्रिविलेज मोड में है। ठीक है, वो तो हैक कर देगा। ये इनसाइड रहेगा, वो इनसाइड अंदर आ गया, अंदर आके वो जो मर्जी करे, कोई ऐसा इंट्रूडेड सॉफ्टवेयर बीच में रख दे या कोई ऐसी चीज़ रख दे जो उससे कंप्यूटर को फाइल ही डिलीट कर दे, कंप्यूटर में से फाइल उठा के ले जाए आपकी। ये चीज़ें होती हैं इनसाइड अटैक में। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि नेटवर्क क्लासिफिकेशन, कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं। अब ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम ख़त्म हो गया, अब ये नेटवर्क सेक्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। कितने टाइप के होते हैं, पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, आपका घर में आप जो नेटवर्क यूज़ करते हैं एक मॉडेम के थ्रू, आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर कनेक्ट है, वो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। उसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क है, लैन है, वही बेसिकली लैन ही होता है आपका, यानी उसी में जो डिवाइसेस कनेक्ट है वो लैन ही है। उसके बाद मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो थोड़ा सा डिफरेंट लैंस पे 5 या 6 या 10 लैंस को एक बिल्डिंग के अंदर कनेक्ट किया हो लैन को, वो मैन बनता है, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। उसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क है, ये बेसिकली आपका इंटरनेट है। ठीक है, बाकी आपकी डिटेल इसके अंदर लिखी हुई है, ये बेसिक आपसे यही पूछा जाता है कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं, पैन, लैन, मैन एंड वैन। अच्छा, अ नेटवर्क ऑफ फॉर्मर टाइप इज कॉल्ड ओपन नेटवर्क। ठीक है,
ये एक डेफिनेशन याद कर लें, नेटवर्क ऑफ लेटर टाइप इज कॉल्ड क्लोज और समटाइम कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी नेटवर्क. Open network are designed are freely circulated and often grows in popular to point that they are ultimately leverage over prosperity approach. बस उसमें ये है कि ओपन नेटवर्क जो है वो फ्रीली सर्कुलेटेड है एंड ऑफन ग्रो इन सर्कुलेट. ये सिर्फ एक दो लाइन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है. ठीक है, आगे इंटरनेट है. अ पॉपुलर वर्ल्ड वाइड नेटवर्क of networks that we study in this chapter is an open system. Communication throughout the internet is governed by an open collection of standard known as TCP/IP protocol. यानी आपका जो इंटरनेट है उसके अंदर जो कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट के अंदर उसको गवर्न करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिनको कहते हैं प्रोटोकॉल्स. जो प्रोटोकॉल इंटरनेट के लिए यूज़ होते हैं वो TCP/IP प्रोटोकॉल होता है. ठीक है, IP मीन इंटरनेट प्रोटोकॉल और TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन, उसका मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. ये प्रोटोकॉल्स हैं, तो इसको आप फर्दर आगे पढ़ेंगे. तो थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी हुई है कैसे हुआ. एक्सेस पॉइंट एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर. AP the star configuration in the popular in the wireless network where the communication is conducted by mean of radio broadcast. रेडियो ब्रॉडकास्ट के थ्रू कम्युनिकेशन होती है. इसके अंदर सेंट्रल मशीन कॉल्ड एन एक्सेस पॉइंट. ठीक है, सर्व एज अ फोकल पॉइंट अराउंड विच ऑल द कम्युनिकेशन इज कोऑर्डिनेटेड. ये दो तरह की टोपोलॉजीज हैं बेसिकली. एक बस टोपोलॉजी है, वो बस एक बीच में बड़ी सी बस गुजरती है, लाइन होती है मोटी तार, उसके थ्रू कंप्यूटर कनेक्ट किए होते हैं. और स्टार टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर जो हैं वो स्टार की शेप में आपस में कनेक्ट हुए होते हैं और वो एक्सेस पॉइंट के थ्रू कनेक्ट होते हैं. सिंपल सी बात है ये. ठीक है, और भी आपने आगे फर्दर कोर्सेज के अंदर इनके बारे में टोपोलॉजीज़ में पढ़ेंगे. कंप्यूटर नेटवर्क्स का पूरा एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपने इसको पढ़ना है. अब प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल होते हैं रूल्स. कंप्यूटर में इंटरनेट में कुछ रूल्स होते हैं हर चीज़ के कि आपने कोई ये काम इस स्टैंडर्ड पे इस रूल्स के मुताबिक करना है. फाइल ट्रांसफ़र कैसे होनी है, इंटरनेट पे आपने कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है तो वो किस तरह कर रहे होते हैं, वो किस रूल के मुताबिक होगी, वो कुछ स्टैंडर्ड्स डिफ़ाइन होते हैं, उसके मुताबिक होता है. ठीक है, इसके अंदर जो इन द बस नेटवर्क बेस्ड ऑन ईथरनेट स्टैंडर्ड द राइट टू ट्रांसमिट मैसेज इज कंट्रोल्ड बाय प्रोटोकॉल. एक प्रोटोकॉल है कैरी सेंस CS मल्टी एक्सेस विद कोल्यूजन डिटेक्शन. This protocol dictates that each message be broadcast to all the machine on the bus. सारे मैसेजेस जो हैं ब्रॉडकास्ट होंगे मशीन में बस के ऊपर. ऊपर पड़ा हमने बस, मोटी सी वायर होती है जो इसको हम बस कहते हैं. ईच मशीन मोनीटर ऑल द मैसेजेस बट दे कीप ऑन दोज एड्रेस टू इटसेल्फ. सारी मशीन जो है वो सारे मैसेजेस को मॉनिटर करती है, लेकिन एड्रेस बट कीप्स ओनली दोज एड्रेस, खुद को एड्रेस करते हैं. ट्रांसमिट्स अ मैसेज अ मशीन वेट अनटिल द बस इज साइलेंट एंड एट द टाइम इट बिगेन ट्रांसमिटिंग वाइल कंटिन्यू टू मॉनिटर द बस. अब इसमें क्या होता है, मैं आपको इसका और भी कॉन्सेप्ट देता हूँ कि कोल्यूजन. अब डाटा जो है मल्टीपल डाटा इधर से कंप्यूटर से उधर से इधर आया, इधर से उधर गया. कोल्यूजन डिटेक्शन का मतलब यह है कि कहीं पर डाटा कहीं कोलाइड कर जाता है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन चली जाती है. यानी दोनों जगह जाना, एक कंप्यूटर में जाना था वो दोनों, एक डाटा हमने एक कंप्यूटर से B और C को भेजा, वो दोनों को चला गया सेम डाटा. तो वहाँ पर कोल्यूजन डिटेक्शन होनी चाहिए कि यहाँ पर कोल्यूजन हो गई है कि दोनों को सिमिलर डाटा चला गया. तो ये प्रोटोकॉल जो है वो कोल्यूजन डिटेक्शन करता है इस चीज़ के लिए. यहाँ पर नीचे बात लिखी हुई है, द रिजल्ट इन द सिस्टम is similar to that used by small group of people in the convention. If two people start to talk at once, they both stop. अगर दोनों बात कर रहे हों और दोनों ही रुक जाएं, the difference is that the people might go through a series. दोनों ही, I'm sorry what are you saying, दोनों ही वो कहना शुरू हो जाएंगे कि यार सॉरी आप बोलो.
तो ये कोल्यूजन डिटेक्शन हो गई, कोल्यूजन का पता चल गया, दोनों कंप्यूटर को सेम चली गई है, तो वो दोनों कंप्यूटर को आपस में नहीं नहीं ये मुझे नहीं आनी थी, मुझे वो आगे से बताएगा कोल्यूजन डिटेक्ट करके कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं आनी थी, वो कहेगा मुझे नहीं आनी थी, वो जानी किसी और को थी। तो इसी तरह ये बात है यहाँ पर, ये कम्युनिकेशन ओवर अ बस नेटवर्क यहाँ देख लें। ठीक है, एक इसमें कॉन्सेप्ट है हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। Signal from different machines are blocked from each by other by object or distance, even though they can all communicate with a central AP, a condition known as hidden terminal problem. इसका मतलब ये है कि डिफरेंट मशीन जो है ना वो ब्लॉक करती हैं ईच अदर बाय ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस के थ्रू, यानी कोई बीच में ऑब्जेक्ट आ जाता है कोई या फासला ज़्यादा है, दे कैन ऑल कम्युनिकेट विद सेंट्रल एपी, कंडीशन नॉन है हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम। इसका मतलब ये कहने का है कि एक बीच में एक हिडन टर्मिनल होता है जो कि हम यूज़ करते हैं ताकि वो इसका कोई ऐसी चीज़ ना बीच में आए कि जिससे आपका फासले की वजह से, यानी ए कंप्यूटर से लेके जेड कंप्यूटर, सारे कंप्यूटर बीच में रूम में पड़े हैं, ए से लेके जेड तक उसने डाटा नहीं जाना है, तो वो बीच में कितने कंप्यूटर हैं तो वो एक्यूरेटली जाए, तो बीच में एक हिडन टर्मिनल जो हमने यूज़ किया होता है वो उससे गुजर के वाया जल्दी पहुंच जाता है, उसको बता देता है कि ए से जेड में जाना है, कोई और बीच में ऑब्जेक्ट या कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने देता, इसे हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम कहते हैं। The result is that the wireless network are adopt the policy of trying to avoid the collision rather than trying to detect them. Such policy are classified as multi-access with collision avoidance, many of which are standardized by IEEE. अब ये क्या कह रहा है, अब वायर के थ्रू हम पहले तो हम वायर के थ्रू जाते थे, ए से लेके जेड कंप्यूटर तक हम वायर के थ्रू गए, तो बीच में हमें हिडन टर्मिनल लगाने पड़ते थे ताकि वो प्रॉब्लम ना फेस आए, वो वहीं पर इंफॉर्मेशन पहुंचे, कहीं और ना चली जाए। ठीक है, तो ये इसको ओवरकम करने के लिए हमने वायरलेस नेटवर्क इंट्रोड्यूस करवाए गए थे कोल्यूजन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, रेदर देन डिटेक्ट दैम, यानी उसको अवॉइड करना, उसको पकड़ना नहीं कोल्यूजन को। इससे कोल्यूजन होती बहुत कम थी क्योंकि वो वायरलेस में थ्रू वो हवा में सिग्नल जो है वो आना जाना है, हवा में डाटा ने आना जाना है। इस पॉलिसी का जो प्रोटोकॉल होता है उसे कहते हैं कैरी सेंस मल्टी एक्सेस विद कोल्यूजन अवॉइडेंस। वो कोल्यूजन डिटेक्शन था, ये अवॉइडेंस है। ये मैनी ऑफ विच आर स्टैंडर्डाइज बाय, यानी एक IEEE एक अदारा इंटरनेशनल में जो कि वो स्टैंडर्ड इंटरनेट के बताता है कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, वो उसके अप्रूव्ड है ये। द हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम, नन ऑफ द एंड सिस्टम कैन हियर ईच अदर ऑल्दो ईच कैन कम्युनिकेट विद AP। अब यही है वो हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम, यही चीज़ है, वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में है तो वो सारे एक्सेस पॉइंट थ्रू के कर तो सकते हैं एक ही पॉइंट के थ्रू, लेकिन वो उसके अंदर प्रॉब्लम फिर भी फेस होती हैं क्योंकि वो बार बार डिटेक्ट करेगा, बार बार कोलिजन को डिटेक्ट करेगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए वो कोलिजन हम डिटेक्ट नहीं करते, अवॉइड करते हैं, प्रोटोकॉल वो यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं अगले मॉड्यूल के ऊपर। बाकी आप इसमें से रीड आउट कर सकते हैं, इसमें कुछ चीज़ ऐसी है जो है वो टॉपिक ऐसा नहीं है कोई, वही बात लिखी हुई है जो ऊपर आपको बताई मैंने। कंबाइनिंग नेटवर्क्स, अब हमारे पास एक और चीज़ होती है, द सिंपलेस्ट ऑफ दीज इज कॉल्ड रिपीटर विच इज़ अ लिटल मोर देन अ डिवाइस दैट passes a signal and forth between two original buses, usually with some form of amplification without considering the meaning of signal. अब स्विच, रिपीटर और ब्रिज, ये चीज़ें यूज़ होती हैं, रिपीटर हो गया या ब्रिज हो गया, वो एक ही चीज़ है। हम कंबाइन कर रहे हैं कि डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स को हम कंबाइन किस तरह करते हैं, उनको कोई एक्सेस पॉइंट देना हो, वो के एक टोपोलॉजी है या एक डिफरेंट किस्म की टोपोलॉजी हैं यूज़ कर रहे हैं, या एक ही तरह की टोपोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, बस टोपोलॉजी यूज़ कर रहे हैं,
तो उनको आप एक से ज़्यादा को यूज़ करें, उनको कहीं से कनेक्ट तो करना है ना। यहाँ हम स्विच यूज़ करते हैं, यहाँ पर रिपीटर और ब्रिज यूज़ करते हैं। ठीक है, रिपीटर बेसिकली डिवाइस है जो दोनों को सिग्नल पास करती है कि दोनों कनेक्ट हो गई हैं, कोई डाटा इधर से उधर भेजना हो तो वो बीच में काम आता है। ब्रिज इज सिमिलर टू बट मोर कम्प्लेक्स देन अ रिपीटर। लाइक रिपीटर इट कनेक्ट्स टू बसेस बट इट डज नॉट नेसेसरी पास ऑल द मैसेज अक्रॉस द कनेक्शन। सारे मैसेजेस नहीं करता, ये ब्रिज और रिपीटर के अंदर फ़र्क है। Can instead it look at the destination that accompany each message and forward a message across the connection only when the message is designated for computer on the other side। जब वो मैसेज को डेजिग्नेट होता है अदर साइड में जाने के लिए, ऐसे ही नहीं वो भेज देगा कि कोई मैसेज आया तो वो ब्रिज चेक करता है ये किस कंप्यूटर को जाना है, चेक करके भेजता है। थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। A switch is essentially a bridge with multiple connections, allowing it to connect several buses rather than just two। अब इसके ये ब्रिज और रिपीटर में और इसमें स्विच में फ़र्क ये है कि स्विच एक वक्त में दो से ज़्यादा के साथ कनेक्ट हो सकता है, 3 4 5 कनेक्ट कर दो, लेकिन रिपीटर और ब्रिज एक वक्त में दो ही से कनेक्ट हो सकता है बीच में। ये आप इसमें देख भी रहे हैं, आपको देख के समझ आ रही होगी। अब राउटर्स का एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। राउटर आपका जो वो होता है कि आपने घर में आपके यूज़ करते हैं आप इंटरनेट को, पीछे से आप PTCL का नेट ला के उस राउटर के अंदर वायर लगाते हैं, आगे से आपने लैन लगा के अपने कंप्यूटर के पीछे लगानी है या वायरलेस उसमें से यूज़ करनी है, वायरलेस इंटरनेट यूज़ करना है, वाईफाई यूज़ करना है, तो वो ये राउटर होता है। बेसिकली इसका काम यही होता है कि मैसेज को फॉरवर्ड करना। पीछे से इंटरनेट आ रहा है, वो आपको फॉरवर्ड कर देता है कि आ रहा है, नहीं आ रहा वो आप लाइट दे देता है कि भाई इंटरनेट नहीं आ रहा, ये फ़लाँ चीज़ नहीं आ रही। आपकी वायर अगर आप पीछे से इंटरनेट आ भी रहा है, आगे से आपने लैन में कंप्यूटर के साथ लगाई है और आगे वो तार ही कटी हुई है, तो वो आपको बताएगा इसके दरमियान में कनेक्शन कोई नहीं है, उसकी लाइट बंद हो जाएगी। तो ये सिंपल ये राउटर का काम होता है। ठीक है, फॉरवर्डिंग टेबल एक टेबल है दैट कंटेन द राउटर नॉलेज अबाउट द डायरेक्शन इन विच मैसेज शुड बी सेंड डिपेंडिंग ऑन देयर डेस्टिनेशन एड्रेस। फॉरवर्डिंग एक टेबल होता है जिसमें हम बताता है कि कौन सी डिवाइस के साथ नेट कनेक्ट है। राउटर के अंदर इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है जिसके अंदर लिखा होता है कि भाई कौन कितनी डिवाइस इस वक्त कनेक्ट हुई हुई हैं राउटर के थ्रू। तो उस राउटर उस फॉरवर्डिंग टेबल के अंदर सबकी डिटेल होती है, किसको भेजना है मैसेज, किसको नहीं भेजना, ये फॉरवर्डिंग टेबल के अंदर सारा डाटा साथ होता है। इसके बाद है गेटवे। अ पॉइंट इट वन नेटवर्क इज लिंक टू एन इंटरनेट इज ऑफन कॉल्ड अ गेटवे बिकॉज सर्व एज अ पैसेज वे बिटवीन नेटवर्क एंड आउटसाइड वर्ल्ड। एक ये गेटवे वो नहीं है, आपका राउटर को नहीं कह रहा वो। अ पॉइंट एट विच वन नेटवर्क इज लिंक टू एन इंटरनेट, आपका लोकल एरिया नेटवर्क जहाँ से कनेक्ट होता है उस वायर को भी वो गेटवे कह सकता है। ठीक है, गेटवे कैन बी फाउंड इन द वैरायटी ऑफ फॉर्म एंड थर्स टर्म इज यूज्ड rather loosely. In many cases, a network gateway is merely the router through which it communicates with the rest of the internet. राउटर ये होता है। इन अदर केसेस द टर्म गेटवे में बी यूज रेफर टू मोर देन जस्ट अ राउटर। ठीक है, जस्ट आ राउटर नहीं है, राउटर भी एक इटसेल्फ गेटवे ही है, वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड आगे देता है, लेकिन बाज़ औक़ात वो नहीं होता। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ क्या चीज़ है। अब इंटरनेट तो पीछे से कहीं से आ रहा है, PTCL का, PTCL की एक एक्सचेंज है। ठीक है, आपके एरिया की एक्सचेंज होगी, जो भी आप जिस भी एरिया में, उस एक्सचेंज में से हो के इंटरनेट आगे सबको जा रहा है। तो वो जो एक्सचेंज में आपका जो मेन सिस्टम लगा हुआ है ना, जिससे आपको घर नंबर 1, घर नंबर 2, घर नंबर 3, घर नंबर 4, घर नंबर 5 में जा रहा है इंटरनेट की वायर जा रही है, PTCL की तार जा रही है, वो उसे भी हम गेटवे कह सकते हैं। वो इंटरनेट आगे आपको प्रोवाइड कर रहा है ना, लिंक है बीच में एक तरह, वो लिंक प्रोवाइड कर रहा है। वाईफाई नेटवर्क, राउटर, वाईफाई नेटवर्क, ईथरनेट नेटवर्क, ये एक आपको राउटर कनेक्टिंग टू वाईफाई नेटवर्क एंड ईथरनेट नेटवर्क टू फॉर्म एन इंटरनेट। यानी ईथरनेट वो राउटर आगे ईथरनेट के थ्रू एक नेटवर्क बना रहा है, एक वाईफाई नेटवर्क AP, और ये वायरलेस नेटवर्क है, एक्सेस पॉइंट के थ्रू नेटवर्क बना रहा है। ये वो दिखाया गया आपको बेसिकली। अच्छा जी, मेथड ऑफ प्रोसेस कम्युनिकेशन।
अब इसके अंदर कैसे कम्युनिकेशन होती है, द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को पढ़ लेते हैं। A various activity or process executing on a different computer within a network or even executing on the same machine via time-sharing multitasking must often communicate with each other to coordinate their action or to perform designated tasks. Such communication between the processes is called inter-process communication. A popular convention used for inter-process communication is called a client-server model. अब ये क्या कह रहा है, यानी आपस में जितने भी प्रोसेस की कम्युनिकेशन होती है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, प्रोसेस के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रही है, एक प्रोसेस है वो ए से बी जाना है, सोर्स से डेस्टिनेशन जाना है, क्लाइंट से सर्वर जाना है, एक ही बात है, ठीक है। तो वो उसके अंदर वो उसने क्लाइंट से सर्वर को बात देनी है या सर्वर ने क्लाइंट को बात देनी है, ये उसकी आपस में राब्ते को, अंदर के राब्ते को इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं। The model defines the basic role play by the processor, either client which make a request, वो रिक्वेस्ट करता है वो अदर प्रोसेस से या सर्वर से, और सर्वर जो है वो सेटिस्फाई करता है जो भी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है और उसको कह देता है कि भाई ओके है। ये प्रिंटर सर्वर की भी एक मिसाल ले लेते हैं। प्रिंटर होता है, आप उसको रिक्वेस्ट करते हो, वो आपको उसके मुताबिक प्रिंट निकाल देता है। फाइल सर्वर भी एक टर्म लिखी हुई है ये। इंटरनेट पे आजकल फाइल सर्वर होते हैं। आप कहीं जाके कोई फाइल डाउनलोड करने की रिक्वेस्ट करते हैं कि डाउनलोड नाउ की ऑप्शन होती है, तो बेसिकली उस सर्वर से उठा के आपको वो फाइल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाती है। वो कहीं पर पड़ी होगी, किसी सर्वर पे पड़ी होगी ना। वो आप क्लाइंट हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे ये फ़ाइल, ये सॉफ्टवेयर की फ़ाइल है या ये कुछ भी डाउनलोड करना है, तो वो सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है। सर्वर भी एक कंप्यूटर की तरह ही होता है, उस पर रिक्वेस्ट जाती है, वो आपको फ़ाइल डाउनलोड कर देता है आपके कंप्यूटर में। अच्छा, इसके बाद पीयर टू पीयर मॉडल होता है। Another model is peer-to-peer model, where client-server model involve one process providing a service to numerous clients. Peer-to-peer model provide a process that provide a service to do and receive a service from each other. Peer-to-peer के अंदर कॉन्सेप्ट वही है कि वो सॉरी क्लाइंट और सर्वर में ये है कि 50 लोग उस एक फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं एक वक्त में। क्लाइंट सर्वर का ये रिक्वेस्ट है कि 50 क्लाइंट रिक्वेस्ट करेंगे ना, सर्वर उनकी रिक्वेस्ट पूरी करेगा। लेकिन पीयर टू पीयर में सिर्फ ये है कि ए से बी तक वो आपस में ही जानते हैं। वो आपस में दोनों सर्वर हैं, वो आपस में दोनों क्लाइंट हैं, वो आपस में दो यूज़र हैं, वो आपस में दो कंप्यूटर हैं, सर्वर हैं, जो भी हैं, उन दोनों की आपस में पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन, दोनों की आपस में बात है सिर्फ। ये आप इसे फिगर से देख सकते हैं कि पीयर टू पीयर और क्लाइंट और सर्वर में क्या फ़र्क है। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। ये पेपर में सवाल आ जाता होता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कि आपका जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है और पीयर टू पीयर क्या है, दोनों को एक्सप्लेन करें या डिफरेंस पूछ लेते हैं उसका। तो ये आप यहाँ से कुछ डिटेल जो है वो देख खुद भी पढ़ सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस मैंने बेसिक आपको बता दिया है, बाकी आप यहाँ से पढ़ के देख सकते हैं, इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है। अच्छा, अब आगे कॉन्सेप्ट आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब ये क्या चीज़ होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि यानी सिस्टम्स, इसके अंदर एस लगा हुआ है, यानी एक से ज़्यादा। मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि यानी एक सॉफ्टवेयर है जो कि 10 से 15 जगह पर 10 से 15 कंप्यूटर के अंदर डिप्लॉय हुआ हो, ठीक है। उन सारों ने एक ही काम करना है, उन सारों ने मिल के एक ही काम कर रहे हैं वो, ठीक है। उन सब का रिज़ल्ट जो आएगा वो एक ही आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है कि वो सारे मिल के जो काम करके, जो सॉफ्टवेयर काम करके शेयर सेम रिसोर्सेज को शेयर करते हुए वो एक काम करें, वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, ठीक है। मीनिंग दैट दे कंसिस्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर यूनिट दैट एग्जीक्यूट अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स। They consist of units that execute other processes on a different computer.
Earlier distributed computers were developed independently from scratch, but today research is revealed a common infrastructure running through systems, including such things as communication and security system. यानी आपका वो कहना चाहता है कि पहले इस तरह नहीं बनता था, पहले तो वो ये कि बाहर बनाना पड़ता था, लेकिन अब वो हमने रिसर्च करके ये चीज़ कर ली है कि वो आपस में कम्युनिकेशन उनकी बना दी है, नेटवर्क्स आ गए हैं हमारे पास, हमारे पास मॉडर्न नेटवर्क्स हैं, हम उसके थ्रू कम्युनिकेट करा सकते हैं। तो वो हम कहना ये चाह रहा है कि पहले ये होता था अगर ये चार लोग मिल के एक काम कर रहे हैं ना, तो वो आपस में शेयर नहीं कर सकते थे, मुश्किल होता था, हमें सारों का काम उठा के ला के एक जगह रखना पड़ता था। लेकिन अब ऐसे हो जाता है कि अगर वो चारों कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो उनके बीच में नेटवर्क है, तो नेटवर्क से वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करके बात करके वो काम कर सकते हैं। ये चीज़ है। क्लस्टर कंप्यूटिंग डिस्क्राइब एज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम in which many independent computers must closely together to provide a computation or service compatible to much larger machine। यानी ये वही चीज़ है, क्लस्टर छोटे छोटे क्लस्टर बना देते हैं, लेकिन वो काफ़ी पावरफुल होते हैं क्लस्टर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के क्लस्टर बनाए हैं इन विच मैनी इंडिपेंडेंट कंप्यूटर वर्क क्लोजली टुगेदर टू प्रोवाइड अ कंप्यूटेशन और सर्विस कंपेटेबल टू मच लार्जर मशीन। यानी वो इंडिपेंडेंस है, सारे इंडिपेंडेंट है कंप्यूटर, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा काम कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू लार्ज मशीन, बड़ी मशीन से ज़्यादा वो मिल के काम कर सकते हैं। क्लस्टर बेसिकली आप किसी चीज़ को छोटा करके उसके छोटे छोटे क्लस्टर बनाने का मतलब ये मतलब होता है। हाई अवेलेबिलिटी such distributed system are used to provide high availability because it is more likely that at least one member of cluster will be able to answer a request, even if other clusters member break down or are unavailable। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि एक मेंबर जो है वो हर वक्त आंसर करने के लिए होगा, एक क्लस्टर जो है, अगर दूसरा क्लस्टर जो है वो अवेलेबल ना भी हो। बेसिकली ये लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट है, बिकॉज द वर्क लॉग कैन बी शिफ्टेड ऑटोमेटिकली फ्रॉम द मेंबर ऑफ क्लस्टर दैट हैव टू मच टू डू टू दोज दैट दे हैव टू लिटल। अब यहाँ क्लस्टर में यही चीज़ है कि क्लस्टर कंप्यूटिंग में कि वो उसको डिवाइड कर देता है, छोटे छोटे क्लस्टर के अंदर डिवाइड हुआ है, सारे अपना मेजर काम कर रहे हैं, सबके अंदर सबके पास अपनी जो है वो एक काम है। जिसके पास काम कम होगा ऑटोमेटिकली जिसके पास काम ज़्यादा होगा वो उसका काम उसमें दूसरे क्लस्टर में शिफ्ट कर देगा, और अगर वो जब वो उसके पास अगर वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा, उसको लोड बैलेंस करने के लिए वो जो थोड़ा काम होगा वो उठा के ऑटोमेटिकली दूसरे के पास ले जाएगा। ये आपका लोड बैलेंसिंग है। उसके बाद ग्रिड कंप्यूटिंग रेफर टू डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम दैट आर मोर लूजली कपल्ड देन द क्लस्टर बट दैट स्टिल वर्क टुगेदर टू कंप्लीट अ लार्ज टास्क। अब इसमें फ़र्क ये है कि ग्रिड कंप्यूटर में वो क्लोजली कपल थे, ये लूजली कपल है, यानी फासले पे इतने ज़्यादा वो आपस में इनका ताल्लुक नहीं है, वो क्लोजली थे, करीब थे, ये दूर करके काम कर रहे हैं। ठीक है, इसका इतना ही कॉन्सेप्ट है। इसमें यह है कि बस ये टर्म पढ़ लें कि ये बर्कले ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क कंप्यूटिंग, ये एमसीक्यूज में पूछी जाती है। अच्छा, उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग है, वेयर बाय ह्यूज पूल ऑफ शेयर्ड कंप्यूटर ऑन नेटवर्क कैन बी एलोकेटेड फॉर द यूज बाय द क्लाइंट एज नीड, इज़ द लेटेस्ट ट्रेंड इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर लेटेस्ट ट्रेंड है कि बड़े बड़े सिस्टम जो हैं वो शेयर्ड कंप्यूटर्स होते हैं नेटवर्क के अंदर, यानी 20 लोगों ने एक डिफरेंट 20 वेबसाइट बनाई हुई है। ठीक है, उन्होंने क्लाउड में होस्ट किया हुआ, हमारा अपना पर्सनल डाटा भी इस तरह ही एंड्रॉयड के क्लाउड पे ही होस्ट हुए हैं ज़्यादातर। इसकी एग्जांपल नीचे लिखी हुई है, गूगल ड्राइव है, यहाँ आपका अमेज़ोन के ऊपर ये इलास्टिक कंप्यूटिंग क्लाउड है। अब 20 के 20 यूज़र हैं, अब हमारे पास पीछे सर्वर कितने हैं? 20 ही हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा कि हर यूज़र को एक एक सर्वर असाइन कर दिया जाए, पूरे का पूरे सर्वर असाइन कर दें, नहीं, सारे कंप्यूटर की थोड़ी थोड़ी रिसोर्सेज लेके
शेयर्ड कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क, वो सारे ही जो हैं वो सारे ही शेयर्ड होंगे आपस में। एक वेबसाइट को हो सकता है 20 के 20 थोड़े 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 असाइन हो, जहाँ पर जिधर जगह मिलेगी, ज़्यादा बेटर रिसोर्सेज मिलेंगी, वो ऑटोमेटिकली वो सर्वर असाइन हो जाएगा। शेयर्ड कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी एलोकेटेड फॉर द यूज बाय द क्लाइंट एट नीडेड, यानी यहाँ पर वो क्लाउड कंप्यूटिंग में ये कॉन्सेप्ट दे रहा है कि जब क्लाइंट को जहाँ पर बेहतर रिसोर्सेज मिलेंगी शेयर कंप्यूटर पर, वो उसको एलोकेट कर दी जाएंगी। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा जी, इंटरनेट आर्किटेक्चर हम पढ़ लेते हैं कि इसमें सिर्फ इतना पढ़ने वाला है कि टॉप ऑफ हायरार्की आईएसपी की जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसके अंदर एक टर्म है जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। नेटवर्क कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेट की इज अ कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड नेटवर्क्स का एक कनेक्शन है, ठीक है, जो कि आईएसपी बेसिकली आपको प्रोवाइड करता है। पीटीसीएल भी एक आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। इसके अंदर टायर्स कितनी होती हैं, यानी लेयर्स कितनी होती हैं। सबसे नीचे एंड सिस्टम है, यानी जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर एक्सेस आईपीज़ हैं, उसके ऊपर टायर 2 है, उसके ऊपर टायर 1 है, यानी मेन पीछे से ये ऐसी मिसाल है कि हमारा जो पीटीसीएल है वो आपका एक्सेस आईएसपी है, जो मेन आईएसपी है। इसे पीछे ये इन्होंने कहीं और से लिया होगा, उधर से पीछे से इंटरनेट थ्रू वाया सैटेलाइट से आ रहा है। तो ये वही बात है कि आपका जो जो आप इस वक्त एंड यूज़र हैं, एंड सिस्टम या होस्ट है हम इस वक्त, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। एक हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट है, द एरिया विद इन द एपी और ग्रुप ऑफ एपी रेंज इज ऑफन कॉल्ड अ हॉटस्पॉट। एपी होता है एक्सेस पॉइंट। एरिया विद इन एक्सेस पॉइंट के अंदर या ग्रुप ऑफ एक्सेस पॉइंट के रेंज इज ऑफन कॉल्ड हॉटस्पॉट, पर्टिकुलरली व्हेन नेटवर्क एक्सेस इज पब्लिकली अवेलेबल और फ्री। जब नेटवर्क का एक्सेस जो है वो पब्लिकली अवेलेबल होता है या नहीं होता। हॉटस्पॉट कैन बी फाउंड इन रियल रेजिडेंट होटल एंड ऑफिस बिल्डिंग and small business parks, and in some case span entire city. A similar terminology technology is used by cellular phone industry where hotspots are known as cells, and router generating the cell are coordinating to provide a continuous service as the end system moves from one cell to another. ये वही है, आपका हॉटस्पॉट का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप वो हॉटस्पॉट यूज़ करते हैं ना मोबाइल के अंदर, आप अपने डाटा को हॉटस्पॉट बना के वो लगा देते हैं कि ये जो है ये आप इंटरनेट उससे चला लेते हैं। आपके मोबाइल पे नेट चला, लेकिन आप उससे किसी और डिवाइस पे लगा लेते हैं। अब वो ये जो कह रहा है ना, हॉटस्पॉट कैन बी फाइन इन रियल रेजिडेंट होटल, बाज़ गवर्नमेंट में बाज़ मुल्कों में ये हॉटस्पॉट की अवेलेबलिटी होती है। वो कहीं पार्क में जाके कोई डिवाइस को इंटरनेट की मोबाइल का 3G या 4G इंटरनेट को की डिवाइस होती है, उसको लगा देते हैं, उसका हॉटस्पॉट बना देते हैं। वो जो यूज़र उसके अराउंड कोई भी आप यूज़ करते हुए पार्क में आप आओ, आपके पास फैसिलिटी होती है, आप आराम से उसका इंटरनेट को कनेक्ट करो, यूज़ करो, एंजॉय करो। कुछ बिल्डिंग में होता है, पार्क्स में होता है, पब्लिक पार्क के अंदर। ये उसका कॉन्सेप्ट है हॉटस्पॉट। आगे हम चलते हैं इंटरनेट एड्रेसिंग। इंटरनेट की एड्रेसिंग कैसे होती है? आईपी एड्रेस के ऊपर, आईपी बेस पर। 32 बिट होता है ये एड्रेस पैटर्न नॉर्मली जो आईपी एड्रेस का होता है। द प्रोसेस कन्वर्टिंग 128 बिट एड्रेस इज करंटली अंडर वे। 128 बिट का जो है वो कभी कन्वर्टिंग काम चल रहा है। इस चीज़ को जो मैनेज करती है आईपी एड्रेस को, वो अदारा है आईकैन, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स, ठीक है। आईपी एड्रेस आर ट्रेडिशनली रिटन इन डॉटेड डेसिमल नोटेशन के अंदर हम लिखते हैं। इसकी मैं बता देता हूँ आपको एग्जांपल। ये 192.127.170 ये एक आईपी एड्रेस है, ठीक है। 32 बिट आईपी एड्रेस है ये, ठीक है। अब यहाँ पर डोमेन रजिस्ट्रार, डोमेन नेम और टॉप TLDs, डोमेन नेम सर्वर, ये कॉन्सेप्ट हमारे आज के वीडियो में मैं इख्तिताम करते हुए बस आपको इसका गो थ्रू देता हूँ। डोमेन आपकी होती है कि जो आपकी वेबसाइट है, द एड्रेस सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन विच कैन बी थॉट एज अ रीजन ऑफ इंटरनेट ऑपरेटेड बाय सिंगल अथॉरिटी सच एज यूनिवर्सिटी, क्लब, कंपनी और गवर्नमेंट एजेंसी। यानी आपकी डोमेन एक होती है कि आप
का एक रीजन हो, एक अथॉरिटी हो कि ये इस चीज़ की एक डोमेन है, यूनिवर्सिटी की एक डोमेन है, डोमेन नेम नहीं, डोमेन है, or a government agency. The word region is a quotation here because, as we will soon see, such a region may not corresponding to physical area of internet. Each domain must be registered. अब हर चीज़ की एक डोमेन होती है, हर जॉब की एक डोमेन होती है, कॉल सेंटर एक डोमेन है, उसके अंदर डिफरेंट किस्म के कॉल सेंटर्स आते हैं, हम उसको एक डोमेन रेफ़र करते हैं। इंटरनेट के अंदर हम डोमेन नेम किसको रेफ़र करते हैं? आपके वेबसाइट का नाम www.google.com, अपने नाम से कोई वेबसाइट हो। ये आईकैन अदारा जो है वो रजिस्ट्रार है, जो मेन आपकी डोमेन नेम को रजिस्टर करता है। डोमेन नेम का इधर कॉन्सेप्ट क्यों आया है? क्योंकि आईपी एड्रेस का आया है। आप आईपी एड्रेस से तो रेफ़र नहीं कर सकते कि 192.27 इस तरह वेबसाइट का नाम लिखो। आईकैन अदारे ने ये सोच के ये चीज़ स्टैंडर्ड बनाया कि आप आईपी एड्रेस के बजाय, आईपी एड्रेस जो वेबसाइट जिसने बनाई है उसको तो पता होगा कि इसका आईपी एड्रेस क्या है, किस सर्वर पे पड़ा है, सर्वर का आईपी एड्रेस होता है बेसिकली। तो उसने आईकैन के अदारों ने ये सोचा कि उसको डोमेन को नाम दे दिया जाए, उसके एवज कि उसको एक नाम दे दें कि ये नाम है www.abc.com या xyz.com, ये डोमेन नेम होता है। तो इसमें अब टॉप लेवल डोमेन्स होती हैं .com, .net, .org जो हम देखते हैं, ये टॉप लेवल डोमेन होती हैं, ठीक है। इसके बाद कंट्री लेवल, कंट्री कोड TLDs होती हैं, ये आपको कंट्री कोड TLDs हैं, .pk, .com.pk, .us, .in इंडिया की। तो इस तरह की आपकी जो है वो कोड के साथ TLDs यूज़ होती हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के लिए उसने एग्जांपल दी है, EU यूज़ होती है, CA और कनाडा के लिए यूज़ होती है। इसी तरह एक कॉन्सेप्ट है इसमें सब डोमेन का। सब डोमेन का कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी मेन डोमेन के अंदर कोई आप सब डोमेन बना लो, या टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, जैसे www.abc.xyz.com, जो XYZ है ये सब डोमेन है ABC की, ठीक है। तो ये बेसिकली सब डोमेन का कॉन्सेप्ट है। ये टेस्टिंग के लिए ज़्यादातर डेटाबेस सर्वर को टेस्ट करने के लिए, या वेबसाइट की कुछ चीज़ें आपने कोई अपडेशन करनी हो तो वो वहाँ जाकर आप टेस्ट करके उसको अपडेट करते हो, ठीक है। अब इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट है नेम सर्वर, डोमेन नेम सर्वर। आपकी वेबसाइट सर्वर पर होस्ट होती है, ठीक है। कोई भी वेबसाइट होगी वो सर्वर पर होस्ट होगी, ठीक है। उस सर्वर का कोई एड्रेस होगा, वो इंटरनेट पे क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है। अभी ऊपर हमने पढ़ा 192.202 हो सकता है, 302 होता है, वो पूरी एक आईपी एड्रेस होता है। उसके एवज भी वो नाम असाइन कर देते हैं। नेम सर्वर मतलब ये है कि उस आईपी एड्रेस को नाम दे दिया जाता है, लाइक alpha.com, अल्फ़ा डॉट कुछ भी ऐसे करके abc.com, उसको एक नाम दे देते हैं। ये वेबसाइट नहीं है, ये उन नेम सर्वर का, उस सर्वर के आईपी एड्रेस के एवज एक नाम रख दिया गया इंग्लिश में, ताकि रीडेबल फॉर्म में हो। आईपी एड्रेस तो किसी को याद नहीं ना रहता, आईपी एड्रेस याद करना इस तरह बहुत कम्प्लेक्स होता है। हम उसके एवज नेम दे देते हैं, नाम दे देते हैं उसको। और डोमेन नेम सर्वर उस जो डोमेन आपने एक वेबसाइट एक बाय किया, आपने नेम उसको असाइन किया, उसको वो आईपी एड्रेस उस सर्वर का असाइन होगा। लेकिन आप जब उस वेबसाइट को कहीं पर डीएनएस लुकअप करेंगे, उसके डीएनएस देखने लगेंगे, तो वो आपको आईपी एड्रेस नहीं दिखाएगा, वो आपको उसका नाम दिखाएगा, ठीक है। ये आप गूगल करके देख सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी उसकी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि अगर आपने किसी वेबसाइट का नाम फाइंड करना हो, सॉरी आईपी फाइंड करना हो, तो आप पिंग करते हैं google.com, एंटर करेंगे तो ये उसका आईपी एड्रेस आ गया। इसी तरह आप कमांड लाइन के अंदर उसका डीएनएस भी फाइंड कर सकते हैं, या आप किसी वेबसाइट से जाके भी उसको आप उसका नेम सर्वर देख सकते हैं। वो आपको देखेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगी कि आप गूगल पे सर्च करिएगा डीएनएस लुकअप। जब आप वो सर्च करेंगे तो वो आपको ईजीली अवेलेबल आपको बता देगा कि इस वेबसाइट को कौन से नेम सर्वर पर हो
बहुत सारी एग्जांपल दी हुई हैं, kingsandqueens.org, इसका आप जाके इसको पिंग करके देखें या इसका नेम सर्वर फाइंड करके देखें, आपको फिर समझ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर इख्तिताम होता है। काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, ये काफ़ी लेंथी, इसमें कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा थे। है तो छोटा ही है, रीडिंग मटेरियल काफ़ी कम था, लेकिन इसके अंदर हर मॉड्यूल के अंदर काफ़ी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे। ये वीक नंबर 5 आपका मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वीक नंबर 6 स्टार्ट करूँगा, मॉड्यूल 66 से। तब तक लिए अल्लाह हाफिज़। सॉरी, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करेगा और वॉच कर ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।